हाँ, आज हम बात करेंगे हमीर देव चौहान की। देखो पहले मैं बता देता हूँ, मैं पहले अभी भी आपका इतिहास में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, समझना। पहले आप 2 4 5 वीडियो देखना, उसके बाद में अपना सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे। और पहले बता देता हूँ, आप जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आज बात करते हैं हमीर देव चौहान की। मैंने पहले बात की थी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे। मैंने बोला कि पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज, कौन सा राज? गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 में, कब? 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, ठीक है। अब रणथंभौर की बात करते हैं। रणथंभौर में बहुत से शासक हुए, जैसे कि पल्लादन, आलादन, वीर नारायण, बाघभट्ट। अब बात करते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक हुए हमीर देव चौहान, उनके बारे में बात करेंगे जब मैं सिस्टमेटिक तरीके से पूरा राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री और आर्टिकल्चर पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं हिस्ट्री में क्या कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान की बात करते हैं तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर के शासक, ध्यान रखना। इसके पिता का नाम था जैत्र सिंह या जय सिम्हा। तो पिता कौन थे? पिता थे जैत्र सिंह, जैत्र सिंह बोल दो या जय सिम्हा बोल दो। जय सिम्हा की ये तीसरे पुत्र थे। कौन से नंबर के पुत्र थे? तीसरे नंबर के पुत्र थे। लेकिन बचपन से इतने शक्तिशाली थे, शूरवीर थे, इसलिए जय सिम्हा या जैत्र सिंह ने अपने जीते जी 1382 में, कब? 1382 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक करवा दिया। पिता जैत्र सिंह ने अपने जीवित रहते ही हमीर देव चौहान का 1282 में क्या करा दिया? अपना राज्याभिषेक करवा लिया, राज्याभिषेक किया, ठीक है। अब ध्यान रखना, माता का नाम, हमीर देव चौहान की माता का नाम था हीरा देवी। क्या नाम था? माता का नाम था हीरा देवी। हीरा देवी। इनके गुरु का नाम था राघव देव। गुरु का नाम था राघव देव। पत्नी का नाम था रंग देवी। रंग देवी, कौन सी देवी? रंग देवी। और पुत्री का नाम था देवल देव। पुत्री का नाम क्या था? देवल देव। बात समझ में आ गई? अपन बात करते हैं हमीर देव चौहान की। किसकी बात करते हैं? हमीर देव चौहान की। शासक कहाँ के थे ये? तो रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के। पिताजी का नाम क्या था? जैत्र सिंह या जय सिम्हा के तीसरे नंबर के पुत्र थे। और पिता ने मतलब की जीते जी अपने पुत्र हमीर देव चौहान का 1282 में क्या करा दिया? राज्याभिषेक करवा दिया। ये 1282 से लेकर 1301 तक, 1282 से लेकर 1301 तक कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के शासक थे। माता का नाम था हीरा देवी। क्या नाम था? हीरा देवी। गुरुजी का नाम था राघव देव। पत्नी का नाम था रंग देवी। और पुत्री का नाम था देवल देव। समझ में आ गया? एक बार इसको लिख लो, लिख लिए? अधिक हमीर देव चौहान की बात करते हैं। ये दिग्विजय नीति के थे। कौन सी नीति अपनाई इन्होंने? दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति अपनाई अर्थात अपने आस पड़ोस के राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने की नीति अपनाई। और इन्होंने कहते हैं कि अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्धों में क्या करी? विजय प्राप्त की। 16 युद्धों में विजय हुए। और अंतिम युद्ध में हार गए। और वीर गति को प्राप्त हुई। और क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति का मतलब जो योद्धा रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर करते हैं उसे बोलते हैं वीर गति। समझ आ गया? हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। उसमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की, अंतिम युद्ध में हार गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रथम युद्ध, इनकी बात करते हैं। हमीर देव ने प्रथम युद्ध मांडल के शासक, मांडलगढ़ के शासक
अर्जुन देव के विरुद्ध किया, अर्जुन देव के विरुद्ध किया, वह उससे कर वसूला, कर वसूला। ठीक है, अब बात करते हैं और भी युद्धों की बात करते हैं। तो धार के और भी युद्धों की बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं आबू के, आबू के प्रताप सिंह को हराया, सिंह को हराया। ठीक है, ध्यान रखना, मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। ध्यान रखना, धार यहां पे लिख देता हूं, धार, धार पड़ता है एमपी में, एमपी के शासक भोज परमार को पराजित किया। किसको पराजित किया? भोज परमार को पराजित किया, पराजित किया। अब बात ध्यान रखना है, आबू के प्रताप सिंह को पराजित किया, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया, धार एमपी के शासक भोज परमार को पराजित किया, प्रथम युद्ध मांडव के शासक अर्जुन देव के विरुद्ध किया और उससे क्या वसूला? कर वसूला। ध्यान रखना, ये प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो एक वंश था गुजरात का, बाघेला वंश। कौन सा वंश? बाघेला वंश के सामंत थे। गुजरात के बाघेला वंश के सामंत थे। मैंने बताया था गुजरात में आपको बाघेला वंश के सामंत थे। मैंने बताया था आपको गुजरात के शासक भीम द्वितीय किससे आ रहे थे? पृथ्वीराज चौहान से आ रहे थे। तो पृथ्वीराज भीम द्वितीय का जो सामंत था उसका नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था? लवण प्रसाद। लवण प्रसाद ने गुजरात में बाघेला वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बाघेला वंश की स्थापना की। और बाघेला वंश का शासक था, उसका नाम था सारंगदेव। क्या नाम था? सारंगदेव। सारंगदेव का सामंत था कौन? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह को किसने हराया? हमीरदेव चौहान ने हराया। समझ आ गया? वापस सुन लो, गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय किससे आ रहा था? पृथ्वीराज चौहान से। तो भीम द्वितीय का एक सामंत था, उसका नाम था लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद ने बाघेला वंश की स्थापना की। कहां पर? गुजरात में। और उसी का वंशज था सारंगदेव। और सारंगदेव का सामंत था कौन? प्रताप सिंह। तो किससे हारा था? हमीरदेव चौहान से। वापस सुन लो, हमीरदेव चौहान ने कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति का मतलब है अपने आस पड़ोस के राज्यों को जीतना और अपने साम्राज्य में मिला लेना। अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। किसने? हमीरदेव चौहान ने, जिसमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की और अंतिम युद्ध में हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गई। बात करते हैं प्रथम युद्ध मांडलगढ़ के शासक अर्जुन देव के विरुद्ध युद्ध लड़ा और उससे कर वसूला। क्या वसूला? कर वसूला। ध्यान रखना, आबू के शासक थे, प्रताप सिंह को पराजित किया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। और ये प्रताप सिंह थे सामंत थे किसके? गुजरात के बाघेला वंश के शासक सारंगदेव के सामंत थे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। जो समर सिंह कौन है, जो आगे बताऊंगा मैं कि रावल रतन सिंह के पिता से भी थे, समर सिंह को पराजित किया। और धार पड़ता एमपी में, एमपी के शासक भोज परमार को पराजित किया। इन्होंने हमीरदेव चौहान ने। बात समझ आ गई? ठीक है, मिटा दें। ठीक है, लिख लो एक बार, लिखते साथ जाना वैसा। और अगर चैनल लाइक, अगर पसंद आए ये जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना मत भूलना बेटा। ठीक है, अब देखो, अपन बात करते हैं किसकी? जब हमीरदेव चौहान कहां के शासक थे? रणथंभौर के शासक थे। उसी समय में कहां पर? दिल्ली में खिलजी वंश का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? खिलजी वंश का। पहले मैंने बताया था किसका अधिकार था? गुलाम वंश का अधिकार था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने बताया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैंने ये भी बताया था कि घोड़ा खेलते या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था किसका? मोहम्मद साबुद्दीन गोरी का। बाकी मैं सल्तनत काल में बताऊंगा। उसके बाद में इल्तुतमिश आए, उसके बाद में रजिया सुल्ताना भी आई
और बात करते हैं और गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कमर्स। क्या नाम था? शमसुद्दीन कमर्स। अब कौन से वंश की स्थापना हो गई? वहां पर गुलाम वंश को हटाकर कौन सा वंश ला गया? खिलजी वंश की बात करें। बाकी मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तो पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रणथंबोर के साथ, रणथंबोर, और इधर बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली। अब बात करते हैं रणथंबोर का शासक था कौन? रणथंबोर का शासक था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। और दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था 1290 से लेकर के 1296 तक। 1296 तक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जिनको जेके बोलते हैं। ध्यान रखना, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक। कहां पर? दिल्ली में। ध्यान रखना, दिल्ली में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आगे आएगा शासक अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था, ठीक है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी कहां बनाई? इन्होंने पहले बात ध्यान रखना, राजधानी कहां बनाई? तो राजधानी किला खेरी को बनाई। कहां बनाई? किला खेरी को। ध्यान रखना, वापस सुन लो मेरी बात। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई लाहौर में। कहां बनाई? लाहौर में। उसके बाद में उसका गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई कहां पर? दिल्ली में। और उसके बाद में शासक आए कौन? खिलजी वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी कहां बनाई? किला खेरी बनाई। कहां बनाई? किला खेरी। बात ध्यान रखना। बाकी मैं इंडियन डायनेस्टी में बनाऊंगा, सल्तनत काल में बताऊंगा। बाकी अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है आपको। सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट जगाना है। अब देखो, इसे जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर? आक्रमण किया किस पर? हमीरदेव चौहान पर। कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया। कब कब किया? तो 1291 में किया और 1292 में किया। ध्यान रखना, 1191 में किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। किसके? पृथ्वीराज चौहान पर। तराइन का युद्ध बताया था मैंने, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में देख लेना। अब बात करते हैं दोनों युद्धों में जीत किसकी हुई? तो जीत हुई किसकी? हमीरदेव चौहान की। हार किसकी हुई? जलालुद्दीन खिलजी क्या हो गए? हार गए। समझ आ गया? नहीं आया समझे? ठीक है। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी हार गए, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी ये युद्ध हारने के बाद में, जलालुद्दीन खिलजी हारने के बाद में, कोई किताब बोलती सैकड़ों किलो, कोई किताब बोलती 10 किलो, कोई बोलते 9 किलो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी एग्जाम देती है, तो ध्यान रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हो सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो मैं लिखना, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे सैकड़ों किलो को, किसके हिसाब से? आरपीएससी के, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पुस्तक के हिसाब से 12वीं की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के मान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। एक बाल के बराबर नहीं समझता। बराबर नहीं समझता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सैकड़ों भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन अगर सैकड़ों भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 10 भी ऑप्शन में आ जाए, ध्यान रखना, सैकड़ों भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, तो ऑप्शन किस पे टिक लगाओगे? सैकड़ों पे। क्यों लगाओगे? क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं किताब में सैकड़ों लिख रखा है और अपने गवर्नमेंट की किताब तो वही है। बाकी 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करना आपको कि क्वेश्चन आता है कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो जलालुद्दीन का खिलजी का है। किसके विरुद्ध कहा था? हमीरदेव चौहान के विरुद्ध कहा था। और कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। 3 बात आपको यहां से समझनी है। आगे बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना, इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का सजीव वर्णन, कौन से युद्ध का? कि हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, इसका सजीव वर्णन, सजीव वर्णन, सजीव वर्णन किसने किया? सजीव वर्णन किया अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन अभी समझना किसने किया सजीव वर्णन? अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। और पुस्तक कौन सी थी? फलात उल फतह, फलात उल फुतू नामक पुस्तक में
क्या किया, वर्णन किया, किसका युद्ध का, हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया गया। समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझ लो। रणथंभौर का शासक कौन था, 1282 से लेकर के 1282 से लेकर के 1301 तक रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, और दिल्ली का शासक था 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था। उन्होंने राजधानी बनाई कहां पर, किला केरी में, ध्यान रखना। पहले मैंने बताया था इल्तुतमिश ने कहा राजधानी बनाई, दिल्ली में, और उसका जो उससे पहले था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा राजधानी बनाई, तो ध्यान रखना लाहौर में। हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध कितनी बार हुए, 2 बार किया, 1291 और 1292। 1191 का आपको पता ही है, ठीक है। यह हार किसकी हुई, जलालुद्दीन खिलजी की हार हुई। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा, मैं ऐसे सैकड़ों किलो, 9 किलो या 10 किलो, बात समझ आ गया। सैकड़ों कब, जब ऑप्शन में सैकड़ों भी आए, 9 भी आए, 10 भी आए, तो किसको टिक करना आपको, सैकड़ों। बाकी आप ध्यान है आपको, तो 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, नहीं कदम किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का। कौन से, किसके शासक के विरुद्ध कहा, हमीरदेव चौहान के विरुद्ध कहा, ठीक है। और सजीव वर्णन, इस युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया, अमीर खुसरो ने कहा, जो फलात उल फतह में है। अमीर खुसरो के बारे में अपन डिटेल में थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी ध्यान रखना अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलो मिटा दे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका मतलब जलालुद्दीन खिलजी कमजोर था, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, का भतीजा था और दामाद भी था, दामाद था, उसका नाम था एक के अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है, किसकी हत्या कर देता है, किसकी, चाचा की हत्या कर देता है। कहां पर करता है, कड़ा में, कड़ा नामक स्थान पर, कड़ा जो नामक जगह है, पंजाब और दिल्ली के बीच में जगह है कड़ा, कड़ा में क्या कर देता है, हत्या कर देता है, किसकी, चाचा जलालुद्दीन खिलजी की। समझ आ गया। अब दिल्ली का शासक कौन बनेगा भाई साहब, तो दिल्ली का शासक बनेगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब कब से कब तक का शासक था ये, तो ध्यान रखना 1296 से लेकर के 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। समझ आ गया। पहले शासक कौन था, छिन्नमत तक, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, ससुर जी थे, वो काका जी थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, कड़ा में क्या कर दी, इनकी हत्या को कर दी। कड़ा कहां पड़ता है, पंजाब और दिल्ली के बीच में एक स्थान है कड़ा, वहां पर क्या कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। कहां का, दिल्ली का शासक बन गया। 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। कौन सी नीति का था, साम्राज्यवाद विस्तार नीति का था। नीति मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, बचपन का नाम अली व गुरशास्त्र, गुरशास्त्र। ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने स्थायी वेतन, स्थायी सेना व नगद वेतन तथा घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया रखने की, मेरी बात समझना, रखने की परंपरा। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अलिया गुरशास्त्र। स्थायी सेना, अब पहले क्या होती थी, सेना ले जाते थे, स्थायी सेना होती थी, उनको नगद वेतन देने का कार्य प्रारंभ किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम। घोड़ा दागने की प्रथा भी किसने चालू की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये घोड़े अपने, ये घोड़े सामने वाले सेना की। और सैनिकों का हुलिया रखने की, मतलब कि प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए सैनिकों की, ये भी किसने किया था, प्रारंभ कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल में। अभी थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो 1296 से लेकर 1316 तक राज करा था, कहां पर, दिल्ली पर। बचपन का नाम अलिया गुरशास्त्र था, स्थायी सेना व नगद वेतन, घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया रखना,
जो परंपरा थी वो किसने प्रारंभ की? दिल्ली से, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करना साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये क्या करेगा? हमीरदेव चौहान पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो आक्रमण के कारण क्या थे तो वो समझो मेरी बात, मिटा दें। अभी समझ में आ गया? ठीक है। कौन सी नीति का था अलाउद्दीन खिलजी? साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। अब दिल्ली का देखो, अब दिल्ली का शासक कौन है? तो दिल्ली का शासक 1296 से लेकर 1316 तक कौन है? ये है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आक्रमण करेगा किस पर? हमीरदेव चौहान पर। तो आक्रमण करने के कारण क्या थे? पहले मेरी बात सुन लो। तो देखो कारण, आक्रमण के कारण, पहला देखो हमीर द्वारा कर न देना, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? एकेकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति, एकेकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति। बात ध्यान से सुनना। तीसरा, चाचा की हार का बदला लेना, हार का बदला लेना। चौथा व अंतिम का प्रमुख कारण आ जाए तो प्रमुख कारण कौन सा? चौथा कारण क्या है? महमूद शाह कहरबू को मंगोल विद्रोही सेनापति महमूद शाह कहरबू को शरण देना, शरण देना। मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है एक एक द्वारा हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? तो ये चारों कारण है। लेकिन प्रमुख कारण आ जाए तो ध्यान रखना, प्रमुख कारण में कौन सा होगा? तो प्रमुख कारण कौन सा है? ध्यान रखना, प्रमुख कारण क्वेश्चन में लो। प्रमुख कारण यही है कि मंगोल विद्रोही सेनापति थे महमूद शाह कहरबू को क्या देना? शरण देना। अब ये महमूद शाह कहरबू कौन था? इनके बारे में बात करेंगे अपना, ठीक है। तो पहले मेरी बात सुन लो। हमीरदेव चौहान, पहला ध्यान रखना, हमीर द्वारा कर देना, एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति, चाचा की हार का बदला लेना, चारों कारण है। लेकिन प्रमुख कारण कौन सा? मंगोल विद्रोही सेनापति महमूद शाह कहरबू को शरण दी थी किसने? हमीरदेव चौहान ने। तो प्रमुख कारण ये है। अब महमूद शाह कहरबू कौन थे? तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, ठीक है। मिटा दे। अब देखो, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है। किसका है? नयन चंद्र सूरी का है, ठीक है। नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य है। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि महमूद शाह कहरबू कौन था? तो महमूद शाह कहरबू मंगोल विद्रोही था, मंगोल विद्रोही था। शरण दी किसने? हमीरदेव ने। मुस्लिम इतिहासकार थे इसामी, मुस्लिम इतिहासकार थे इसामी, इतिहासकार इसामी। इसामी ने क्या कहा कि मंगोल विद्रोही सेनापति थे कौन? महमूद शाह कहरबू। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन जब गुजरात विजय से लौट रहे थे कौन? गुजरात विजय से लौट रहे थे, विजय से एक के सेनापति उलूग खान, नुसरत खान वह उल्लू खान के धन को लूटा था। खान के धन को लूटकर महमूद शाह
कहां चले गए? हमीर देव की शरण में चले गए, देव की शरण में चले गए। आज समझ आ गई क्या हुआ? इस्लामी मुस्लिम इतिहासकार थे इस्लामी गुजरात विजय से एक्केर के सेनापति नुसरत खान उल्लू खान के धन को लूट करके महमूद शाह हमीर देव की शरण में चले गए। ठीक है, दो कारण हो गए। और तीसरा कारण था किसके, मिटा दूं यहां तक। हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या कहा था? नयनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है? नयनचंद्र सूरी का। ध्यान रखना, ये किसके बारे में बताता है? हमीर देव चौहान के बारे में बताता है। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध का कारण बताता है। महमूद शाह कहरबूज मंगोल विद्रोह था, उसको क्या दे दी? शरण दे दी। किसने? हमीर देव ने। बात करते हैं मुस्लिम इतिहासकार ऐसा भी होता है गुजरात विजय से धन लूट करके लेके आए थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान नुसरत खान, उसके धन को क्या कर दिया? लूट लिया गया महमूद शाह द्वारा। और महमूद शाह कहां चला गया? हमीर देव की शरण में चला गया। ठीक है, तीसरा कारण था, तीसरा ग्रंथ हमीर हट। हमीर हट किसका था? चंद्रशेखर का ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? चंद्रशेखर का ग्रंथ। ध्यान रखना, ये बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के क्या थे? दरबारी थे। बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के दरबारी, सुरजनहाड़ा के दरबारी। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि महमूद शाह कहरबू का, देखो ध्यान से सुनना, इधर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इधर बात करते हैं मराठा बेगम थी इनकी, मराठा बेगम थी चिमना बेगम। कौन सी बेगम? चिमना बेगम। मराठी थी और उसका नाम था चिमना। समझा गया। और इधर बात करते हैं महमूद शाह कहरबू, महमूद शाह कहरबू। अब बात आएगा, ये वापस ट्रायंगल लव स्टोरी बन गई। कौन सी लव स्टोरी बन गई? ट्रायंगल लव स्टोरी बन गई, त्रिकोणीय प्यार संघर्ष बन गया। ध्यान, अलाउद्दीन खिलजी अपनी पत्नी से तो प्रेम करेगा, तो बात जाहिर सी बात है, प्रेम लिख दिया। क्या करता था? प्यार करता था। अब ध्यान रखना, लेकिन मराठा चिमना बेगम के तो दिल में तो कौन था? महमूद शाह कहरबू। दिल में बैठे थे कौन? दिल में बैठे थे भाई साहब कौन? अब मेरी बात ध्यान रखना। अब इस बात का पता चल गया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया भाई साहब। अलाउद्दीन खिलजी क्या करा कि इसको समझाया कि भाई की मान जा, मेरी बीननी से पीछा छुड़ा ली, मेरी बेगम से पीछा छुड़ा ली, लेकिन प्यार तो क्या होता है? प्यार होता है, इसने मना कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दे लात भगा दिया। किसको? महमूद शाह कहरबू को क्या कर दिया? भगा दिया। वैसा बात समझाई नहीं है, भगा दिया। तो महमूद शाह कहरबू कहां जाएगा? उस समय में मैंने बताया सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान के पास आ गया। तो भगा दिया, कहां गया? हमीर देव चौहान के पास आ गया। बात समझ आई नहीं आई? देखो, जर जोरू जमीन, ध्यान है ना, ये छोरी दोनों के बीच में क्या कराएगी? लड़ाई कराती। देखो, दे लात क्या हुआ? महमूद शाह कहरबू कहां गया? हमीर देव चौहान की शरण में आ गया। अब तो समझ आ गया कि क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा चिमना बेगम, जो इसे प्यार कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसके दिल में कौन बैठे थे? महमूद शाह। और ट्रायंगल लव स्टोरी बन गई। आप भी जानते हो, दो छोरों के बीच में एक छोरी फंस जाए तो दोनों छोरों को लड़ाई करी छोड़ेगी। दोनों में से जो जीता वो छोरा उसकी छोरी गर्लफ्रेंड हो जाती है। ठीक है, अब देखो, तो हमीर देव चौहान की शरण में आ गया भाई साहब। कौन आ गया? कौन आ गया भाई साहब? महमूद शाह कहरबू आ गया। बात समझ आ गई? मिटा दे। ठीक है, अब देखो, आक्रमण के कारण समझ आ गए। अब देखो, मेन कारण समझ आ गए, प्रमुख कारण समझ आ गया। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है? किसको? हमीर देव चौहान को। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है? दे दे। क्या कर दे? हमीर देव चौहान को बोलता है दे दे, दे दे। क्या दे दे? अरे मेरे बीननी के बॉयफ्रेंड को। किसको? बीननी के बॉयफ्रेंड को, बीननी के बॉयफ्रेंड को।
अरे बीरनी का बॉयफ्रेंड कौन है? महमूद शाह कहरबू को क्या कर दे? मुझे दे दे। कौन कहा ये बात? अलाउद्दीन खिलजी बोला। क्या कहा? दे 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 दे। क्या दे दे? बीरनी का बॉयफ्रेंड। किसको दे दे? हमीर देव चौहान के पास में शरण ले रखा था, वो मुझे दे दे। किसने कहा था ये बात? हमीर देव चौहान ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसको कहा था? हमीर देव चौहान को कहा था। लेकिन हमीर देव चौहान मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? देखो क्यों नहीं मानेगा। देखो, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार अमीर हट त्रिया तेल चढ़े नहीं हमीर हट दूजे बार। बात समझना मेरी बात को, कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार क्रिया तेल चढ़े नहीं हमीर हट दूजे बार। अर्थात कहने का मतलब समझना कि सिंह शेरनी एक ही शेर को पैदा करती है, जो क्या होता है? जंगल का राजा बनता है। उसी प्रकार सतपुरुष ने जो वचन कह दिया वो वचन पक्का है। उसी प्रकार कदली मतलब केड़ा एक ही बार फलता है। उसी प्रकार तेलपान की हुई लड़की एक ही बार किसी लड़की को एक ही बार तेलपान किया जाता है। तेलपान करी हुई लड़की कुंवारी नहीं रहती। उसी प्रकार हमीर अपने हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध था। हठ धर्मिता के लिए जो हट कर लिया हमीर ने वो लेकर ही रहेगा। और शरणागत में आ गया था कौन? महमूद शाह कहरबू। किसके? हमीर देव चौहान के लिए। तो उसने कहा कि शरणागत में आए हुए इंसान को चाहे मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं शरणागत की रक्षा करके रहूंगा। ध्यान रखना, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार त्रिया तेल चढ़े नहीं हमीर हट दूजे बार। की सिंह शेरनी एक ही बार क्या होती है? अपने जंगल के एक राजा एक पुत्र को जन्म देती है। वो क्या करता है? जंगल का राजा बनता है। उसी प्रकार सतपुरुष के वचन क्या होते हैं? बिल्कुल दृढ़ होते हैं। और कदली मतलब क्या एक ही बार फलता है। उसी प्रकार तेलपान की हुई लड़की का तेलपान एक ही बार होता है। और तेलपान की हुई लड़की कभी कुंवारी नहीं रहती। और हमीर उसी प्रकार हमीर अपनी हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध है। मेरा एक सवाल है, ध्यान रखना, तेलपान कब किया जाता है? ध्यान रखना, तेलपान जब बारात अपने किसी गांव के प्रवेश द्वार में आती है तब लड़की के तेलपान किया जाता है, ताकि कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उस लड़की का मतलब तेलपान मतलब उस लड़की की शादी होनी है। ठीक है, तो तेलपान कब किया जाता है? जब किसी भी गांव में कोई बारात आ रही है तो बारात गांव के मुख्य प्रवेश द्वार में एंटर हो जाती है, तब जाकर के लड़की क्या जाता है? तेलपान किया जाता है। ध्यान रखना। तो हमीर दूसरा आता है तिया तेल चढ़े नहीं हमीर हट दूजे बार। ये कथन किसके ऊपर पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमीर की हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध है। हमीर देव चौहान कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के शासक थे। समझ आ गया? लिख लिया? एक बार लिख लो इसको। लिखना चाहो तो मिटा दे। अब देखो, अब दोनों के मध्य क्या हुआ? आक्रमण हुआ। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1299 में कब युद्ध हुआ? 1299 में आक्रमण। युद्ध का नाम था हिंदू वाट का युद्ध। कौन सा युद्ध? हिंदू वाट का युद्ध। और कौन सी नदी के किनारे किया गया? तो कौन सी नदी से बहती वहां पर? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे युद्ध किया गया। ध्यान से समझना। हाँ, अब बात करना, बनास 1299 में आक्रमण किया गया। हिंदू वाट का युद्ध था, बनास नदी के किनारे हुआ था। और इसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। कितने सेनापति थे? 2 सेनापति थे। और हमीर देव चौहान के भी 2 सेनापति थे। इधर से ध्यान से समझना, भीम सिंह, धर्म सिंह। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद करना। भीम सिंह, दूसरा था धर्म सिंह। कौन सा सिंह? धर्म सिंह। इधर बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, नुसरत खां, उलग खां। नुसरत खां और उलुग खां। एक और सहयोगी था अल्पक सहयोगी भी था अल्पक खां। ठीक है, सहयोगी था अल्पक खां। ठीक है, अब बात करते हैं भीम सिंह, धर्म सिंह। हुआ क्या था? इस उलुग खान नुसरत खान ने क्या किया कि एक दुर्ग पड़ता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी।
उलुग खान नुसरत खान ने इसने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इन्होंने आक्रमण कर दिया। हमीरदेव चौहान ने यज्ञ किया था, उसका नाम था कोटि यजन यज्ञ, आगे बताऊंगा मैं। कोटि यजन यज्ञ किया था, उसका जो पंडित था विश्वरूप था, ठीक है। तो कोटि यजन यज्ञ में इन्होंने मौन व्रत ले रखा था हमीरदेव चौहान ने। तो हमीरदेव चौहान के सेनापति गए थे भीम सिंह, धर्म सिंह, उलुग खान ने आक्रमण कर दिया। उलुग खान ने क्या किया, जायने का ध्रुव, कौन सा ध्रुव, जायने का ध्रुव, पहले समझना, जायने का ध्रुव जिसे बोलते हैं रणथंबोर ध्रुव, जायने का ध्रुव भी बोलते हैं, छाण का ध्रुव भी बोलते हैं। किसका ध्रुव बोलते हैं, छाण का ध्रुव भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रणथंबोर ध्रुव की कुंजी। किसकी कुंजी थी, रणथंबोर ध्रुव की कुंजी, कुंजी कहते हैं। जायने का ध्रुव, छाण का ध्रुव, रणथंबोर ध्रुव की कुंजी, रणथंबोर ध्रुव की कुंजी थी। के किलेदार, किलेदार गुरुदास सैनी, क्या नाम था, गुरुदास सैनी की क्या कर दी, हत्या कर दी। गुरुदास सैनी की हत्या कर दी, हत्या की तथा किले पर अधिकार कर लिया। किले पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, धर्म सिंह, भीम सिंह, धर्म सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खान, उलुग खान। तो उलुग खान ने क्या किया, जायने के ध्रुव पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जायने का ध्रुव, जिसे छाण का ध्रुव भी बोलते हैं, रणथंबोर ध्रुव की कुंजी थी, उसका किलेदार था, गुरुदास सैनी की हत्या करके किले पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। इस बात का पता चला किसको, हमीरदेव चौहान को। किसका पता चला, किसको पता चला, हमीरदेव चौहान को पता चला। हमीरदेव चौहान कौन सा यज्ञ में बिजी था, तो कोटि यजन यज्ञ में व्यस्त था। कौन, हमीरदेव चौहान। और यज्ञ का पंडित कौन था, विश्वरूप था। आगे बताऊंगा, मैं लिखवा दूंगा बाद में, अभी समझना है। तो इन्होंने किनको भेजा, भीम सिंह, धर्म सिंह को भेजा। और भीम सिंह, धर्म सिंह और इनकी मध्य युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, 1299 में हुआ। कब हुआ, 1299 में। युद्ध का नाम हिंदू हाट का युद्ध। और कौन सी नदी किनारे हुआ, तो बनास नदी किनारे हुआ। और इसमें दोनों के एक एक सेनापति मारे गए। कौन कौन मारे गए, भीम सिंह और नुसरत खान क्या हो गए, इस युद्ध में मारे गए। तो क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति जिंदा बचा था, तो कौन सा बचा था, उलुग खान। और बात करें कौन, तो देखो ध्यान से सुनना। अब दोनों सेनापति क्या हो गए, आपस में मारे गए। अब धर्म सिंह जीत करके सेना को, देखो धर्म सिंह क्या हुआ, धर्म सिंह कहां पहुंच गया, हमीरदेव चौहान के पास पहुंच गया। दोनों तो क्या हो गए, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर तो भीम सिंह, इधर नुसरत खान। तो धर्म सिंह जैसे हमीरदेव चौहान के पास जाता, तो हमीरदेव चौहान इसको क्या करा देता है, अंधा करवा देता है। हमीरदेव चौहान क्या करा देता है, इसको अंधा करवा देता है, अंधा करवा देता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो दोनों सेनापति इसके काम में आ गए, नहीं आए, ठीक है, काम आ गए। और उलुग खान क्या हुआ, उलुग खान चले गए, उलुग खान जिंदा बच जाता है। और इधर तो इसके दोनों सेनापति काम आ जाते। तो हमीरदेव चौहान के कितने सेनापति थे, दो, भीम सिंह, धर्म सिंह। इसके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, नुसरत खान, उलुग खान। और इसी युद्ध में मारे गए सेनापति कौन कौन से थे, नुसरत खान और भीम सिंह। जिंदा कौन बचे थे, धर्म सिंह और उलुग खान। और धर्म सिंह जब जाता है हमीरदेव चौहान के पास में, तो बोलता तू जिंदा कैसे आ गया। योद्धा तो या तो रण में मर जाते हैं या फिर विजय प्राप्त करके आते हैं। तो इसको क्या करा देता है, अंधा करवा देता है। तो हमीरदेव चौहान के दोनों सेनापति काम में आ गए। अब समझ में आ गया। अब देखो, लेकिन ये युद्ध क्या रहा था, ड्रॉ रहा था वैसा, DRAWN, ड्रॉ रहा था, अनिर्णित युद्ध था। कौन सा युद्ध था, अनिर्णित युद्ध। इसमें कोई नहीं जीता। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ध्यान से मिटा दिया। अब आगे अब क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति का प्रयोग करता है। क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। और इसने ये क्या करता है, देखो मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी भी कूटनीति का प्रयोग करता है। मोहम्मद गौरी क्यों मुल्क को बेचता है, पृथ्वीराज चौहान से क्या करने के लिए, संधि करने के लिए। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मेहलनसी को, किसको, मेहलनसी को संधि करने भेजता है। क्या करने भेजता है, संधि करने भेजता है। किसके साथ, हमीरदेव चौहान के साथ संधि करने भेजता है। किसको भेजता है, मेहलनसी को क्या भेजता है, संधि करने भेजता है, संधि करने भेजता है। मेहलनसी को क्या भेजता है, संधि करने के लिए भेजता है। और संधि में कहता है कि आप महमूद शाह, संधि में क्या बातें होती है कि महमूद शाह कैरबी को देखो इस संधि में क्या होता है, महमूद शाह
कैरबू को मुझे सौंप दो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी? देवड़ दे से एके का ब्याह। और तीसरा था युद्ध। तो हमीरदेव चौहान क्या चुनता है? हमीरदेव युद्ध को चुनता है। हमीरदेव युद्ध। और हमीरदेव किसे चुनता है? हमीरदेव युद्ध को चुनता है। हमीरदेव युद्ध को चुनता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा नसीब को संधि करने के लिए भेजता है कौन भेजता है? अलाउद्दीन खिलजी। और किसके साथ संधि करने के लिए भेजता है? हमीरदेव चौहान के। और शर्त क्या रहती है? महमूद शाह कैरबू को मुझे सौंप दो। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी देवड़दे। पुत्री का नाम क्या था? देवड़दे। देवड़दे को क्या करा दो? एके से ब्याह करा दो, अलाउद्दीन खिलजी का ब्याह करा दो। या फिर तीसरा युद्ध। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा? हमीरदेव चौहान ने युद्ध का रास्ता चुनता है। कौन सा रास्ता चुनता है? युद्ध का रास्ता चुनता है। समझ आ गया? अब क्या होता है? 1301 में क्या होता है? युद्ध होता है। समझ आ गया? अब देखो, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अब 1301 में क्या होता है? युद्ध। 1301 में क्या होता है? युद्ध होता है। स्वयं आता है अलाउद्दीन खिलजी। इधर बात करते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भीम सिंह था उस युद्ध में मारा गया था, उसका एक भाई था, भीम सिंह का भाई था भोज। क्या नाम था? भोज। ठीक है, भोज को क्या बना देते हैं? वहां सेनापति बना देते हैं। लेकिन भोज क्या करता है? संभाल नहीं पाता। संभाल नहीं पाता। तो फिर भोज को क्या करते हैं? 8 महीने के बाद ही हटा देते हैं। किससे हटा देते हैं? वहां के प्रधान से हटा देते हैं। किसके द्वारा हटा दिया जाता है? भोज को हमीरदेव के चौहान द्वारा हटा दिया जाता है। ध्यान सुनना, भीम सिंह का भाई था भोज। भोज को क्या करते हैं? प्रधान नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं? प्रधान नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं प्रधान? हमीरदेव चौहान। लेकिन ये भोज क्या नहीं करता? संभाल नहीं पाता। तो इसको हटा देते हैं। भोज को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो भोज नाराज होकर कहां चला जाता है? एके की शरण में चला जाता है। बात ध्यान सुनना, एके की शरण में चले जाता है। अब क्या होता है? एके की शरण में चले जाता है। तो हमीरदेव चौहान को नया सेनापति बनाना पड़ेगा। तो नए सेनापति बनाता है, उसका नाम है रणमल रतिपाल। नए सेनापति कौन थे? नए सेनापति थे कौन? रणमल व रतिपाल। ध्यान से सुनना। अब क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कूटनीति का प्रयोग करता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कूटनीति का प्रयोग करता है। एके क्या करता है? कूटनीति का प्रयोग करके कूटनीति का प्रयोग अपनी तरफ मिला लेता है। किसको मिला लेता है? रणमल और रतिपाल को कूटनीति का प्रयोग देकर के, प्रलोभन देकर के अपनी तरफ मिला लेता है। नए सेनापति किसके थे? हमीरदेव चौहान के। ध्यान रखना, राजस्थान का सिंगल एक किला ऐसा नहीं है कोई विदेशी आक्रमण करता आकर आए और जीत जाए। लेकिन यहाँ के आदमी क्या है? खराब है। और रणमल और रतिपाल थोड़े से प्रलोभन में क्या हो गए? किसकी तरफ मिल गए? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए। अब देखो युद्ध का परिणाम क्या होता है, ध्यान से सुनना। बात समझ आ गई कि हमीरदेव चौहान ने क्या किया? भीम सिंह जो युद्ध में हिंदीवाड़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, खेद रह गया, तो उसका जो भाई था भोज को क्या हुआ? प्रधान नियुक्त कर दिया। लेकिन भोज संभाल नहीं पाता है। तो हमीरदेव चौहान क्या करता है? भोज को क्या कर देता है? पद से मुक्त कर देता है। तो भोज नाराज होकर कहां चला जाता है? एके की शरण में चला जाता है। तो नए सेनापति बनाने पड़ते हैं। किसको? हमीरदेव चौहान को। और वो थे रणमल और रतिपाल। और रणकूट नीति का प्रयोग करके अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणमल रतिपाल को अपनी तरफ मिला लेता है। और इसका परिणाम देखो, वो आप भी जानते हो। देखो मिटा दे। अब देखो रणमल व रतिपाल जो किसके सेनापति थे? हमीरदेव के क्या थे? सेनापति। ये क्या होते हैं? गुप्त मार्ग का पता बता देते हैं। और ये क्या करते हैं?
वहां के जो अन्न था, वहां की जो भोजन सामग्री थी, भोजन सामग्री में विषाक्त मिला देते हैं। भोजन सामग्री में क्या मिला देते हैं? विषाक्त मिला देते हैं, विषाक्त मिला देते हैं। ध्यान से सुनना, मिला देते हैं। ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होती है? जीत किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने बताया था ना। और इस युद्ध में हार किसकी होती है? हार किसकी होती है? तो हमीर देव चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और हार हो जाती है हमीर देव चौहान की। और ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। अब केसरिया क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। जीत किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी की। हार किसकी होती है? हमीर देव चौहान की। केसरिया करते हैं। ध्यान रखना, युद्ध में केसरिया बाना पहन कर, केसरिया पोशाक पहन कर युद्ध करने जाते थे। केसरिया शौर्य का प्रतीक है। और युद्ध करते जाते वीर, और युद्ध में ही खेत रह जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, बलिदान हो जाता है, तो उसे बोलते हैं केसरिया करना। समझ आ गया? अब इनकी जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। रंग देवी ने क्या किया? जोहर किया। क्या किया? जोहर। जोहर क्या होता है? मेरी बात ध्यान सुनना। कोई भी विदेशी आक्रमण करता है और उनकी आबरू के साथ में खिलवाड़ नहीं करे, आबरू के साथ में खिलवाड़ नहीं करे, इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करे, कपड़े पहनती हुई पूरा श्रृंगार करके एक साथ या अग्नि की चिता में कूद जाती है, या फिर क्या होती है? जड़ में कूद जाती है, कुंड में कूद जाती है, उसे बोलते हैं जोहर बोलते हैं। महिलाएं क्या करती है? जोहर करती है। पुरुष क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और केसरिया प्लस जोहर है, केसरिया प्लस जोहर क्या कहलाता है? केसरिया प्लस जोहर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम साका है, राजस्थान का प्रथम साका। ध्यान सुनना, जिसकी किसी पारसी ग्रंथ में इसकी क्या है? वर्णन है। ध्यान सुनना, राजस्थान का प्रथम शाखा है, जिसका जो क्या है? किसी पारसी ग्रंथ में इसका क्या है? वर्णन है। और ये जोहर है, जोहर कैसे शाखा है? तो जोहर बोल दो। जोहर है जिसका वर्णन किसमें? पारसी ग्रंथ में है। ध्यान रखना, पारसी ग्रंथ कौन सा मैं बताऊंगा आगे। अभी आपको ध्यान रखना, पत्नी का नाम रंग देवी था। उसने क्या किया? जड़ जोहर क्या था? कौन सा जोहर? जड़ जोहर। कौन सा जोहर? जड़ जोहर ये थी। और इसकी पुत्री थी, क्या नाम था? देवलदेव। क्या नाम था? देवलदेव। देवलदेव ने क्या किया? पदम तला तालाब में कूद कर क्या किया? जोहर किया। और कौन सा जोहर? जल जोहर किया। तो राजस्थान का प्रथम जल जोहर कौन सा है? तो रणथंभौर का जोहर है। कब किसका है? रणथंभौर का। कब हुआ? तो जोहर कब हुआ? जोहर ध्यान रखना कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम जोहर, जिसका पारसी ग्रंथ में क्या है? वर्णन है। ये कौन सा जोहर? राजस्थान का प्रथम जोहर कौन सा जोहर? जल जोहर। जोहर किसने किया? रंग देवी। रंग देवी कौन थी? हमीर देव चौहान की पत्नी। और पुत्री देवलदेव पदम तला तालाब में कूद करके जल जोहर करी। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में, राजस्थान का प्रथम जोहर। समझ आ गया? ठीक है, अब मिटा दें। अब देखो हमीर ने क्या किया, देखो बात समझना। अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है खजवाइन उल फतर, क्या नाम है? अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजवाइन उल फतर में कहते हैं कि जब अमीर खुसरो, जब अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीत रहा था, तभी महमूद शाह कहरबू जो सहयोगी था, महमूद शाह कहरबू सहयोगी था, महमूद शाह कहरबू, महमूद शाह कहरबू साहेब कहरबू, जब अलाउद्दीन खिलजी ढूंढ रहा था, किसको ढूंढ रहा था? अरे अपने अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किसके लिए किया था? बीननी के बॉयफ्रेंड के लिए। अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा था, अरे मेरे बीननी के बॉयफ्रेंड को ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। और जब महमूद शाह कहरबू दिख जाता है कहीं घायल अवस्था में, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है किसको? महमूद शाह कहरबू को, मैं तुझे क्या करूं? ठीक कर दूं, ठीक करवा दूं, ठीक करवा दूं, क्या करवा दूं? ठीक करवा दूं। तो तू क्या करेगा? मैं तुझे ठीक करवा दूं तो तू क्या करेगा? तो महमूद शाह कहरबू कहता है कि अगर तुझे मुझे ठीक करवा दे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। क्या करूंगा? गर्दन उड़ाऊंगा। किसकी उड़ाऊंगा? किसकी गर्दन उड़ाऊंगा? अलाउद्दीन खिलजी की। और हमीर के बेटे को, किसके बेटे को? हमीर के बेटे को, हमीर के बेटे को।
अमीर देव के बेटे को रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। ठीक है, इसके अनुसार अमीर खुसरो की पुस्तक है खजवान उल फतू के अनुसार ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी किसको ढूंढा था, महमूद शाह कहरबू को, कि मैं तुझे ठीक कर दूं तो तू क्या करेगा। बोला कि महमूद शाह कहरबू बोला मैं पहले तेरी क्या उड़ाऊंगा, गर्दन उड़ाऊंगा। क्या उड़ाऊंगा, गर्दन उड़ाऊंगा। और उसके बाद में हमीर देव चौहान के बेटे को क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। कहां का, रणथंभौर का। समझ में आ गया, बात समझ आ गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा देता है। हाथी के पैरों के तले कुचलवा देता है, ये तले कुचलवा देता है। अब देखो, रणमल और रतिपाल को प्रलोभन देता है। बात समझा गई, मिटा दे यहां तक। चलो ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो महमूद शाह कहरबू का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब देखो, अब रणमल और रतिपाल को क्या बोला अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं तुम्हारे को राजा बना दूंगा और एक को सेनापति बना दूंगा अगर गुप्त मार्ग का पता बता दो। तो रणमल और रतिपाल ने गुप्त मार्ग का पता बता दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको बोलता तू अपने सौधर्मी का नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी कहता है किसको, रणमल और रतिपाल को, तू सौधर्मी को, तू कहता है तू सौधर्मी का नहीं हुआ, सौधर्मी का नहीं हुआ, मुझ विधर्मी का क्या होगा, मुझ विधर्मी का क्या होगा, क्या होगा। समझ में आ गया कि अपने इसका धर्म कौन सा था, हिंदू। और ये कौन से धर्म, अमीर देव चौहान कौन से धर्म का था, हिंदू धर्म का। तू सौधर्मी का नहीं हुआ तो मुझ विधर्मी का क्या होगा। और ये कहकर के तलवार से उड़ा देते हैं, तलवार से कटवा देता है। कौन कटवा देता है, अलाउद्दीन खिलजी। किसको, रणमल और रतिपाल को। बात समझ में आ गई। अब देखो, तो इसकी वही बात कर रहे थे अपन किसकी, हमीर देव चौहान की। मैंने बताया था राजस्थान का सिंगल एक किला ऐसा नहीं है कोई विदेशी आक्रमण करता आके जीत जाएगा कि यहाँ के आदमी ऐसे हैं। नहीं तो इसको कुछ मिला, लेकिन इसने क्या करा, गुप्त मार्ग का पता बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत हमीर देव चौहान के बारे में। मिटा दे। तो राजस्थान का पहला शाखा बता दिया मैंने, कब हुआ। ठीक है, अब देखो हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान के बारे में ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ बताते हैं बारे में ग्रंथ। अरे समझ में आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नहीं आ रहा हो तो मत करना, लेकिन समझ में आए तो जरूर कर देना। हमीर देव चौहान के बारे में ग्रंथ देखो, पहली बात करते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसका है, नयन चंद्र सूरी का। किसका है, नयन चंद्र सूरी का। बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा है हमीर हट, हमीर हट। तीसरा है सृजन चरित्र, सृजन चरित्र। ये दोनों ही किसके ग्रंथ है, चंद्रशेखर के। और मैंने बताया था बूंदी के शासक सृजन हाड़ा के दरबारी थे। कौन है, चंद्रशेखर। ठीक है। चौथा ग्रंथ कौन सा था, हमीर रासो 13वीं सदी का। हमीर रासो 13वीं सदी का। ये कौन किसका था, सारंगधर का, सारंगधर का। और जो पांचवा ग्रंथ है हमीर रासो 18वीं सदी का, 18वीं सदी का। किसका है, जोधराज का। किसका है, जोधराज का, जो निमराना अलवर के राजकवि थे। निमराना अलवर ठिकाना था ना नरसदन क्रांति के, तो निमराना के क्या थे, राजकवि थे। 18वीं सदी का। समझ में आ गया। और ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। देखो हमीर बंधन, हमीर बंधन कौन सा ग्रंथ, हमीर बंधन। ये था अमृत कैलाश का। किसका था, अमृत कैलाश का। और ग्रंथ की बात करते हैं, एक बार इसको लिख लो पहले। देखो
हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रेट और सुजन चरित्र का था चंद्रशेखर का, जो बूंदी के शासक सुजनहाड़ा के दरबारी कवि थे। तीसरा ग्रंथ चौथा ग्रंथ कौन सा था? हमीर रासो 13वीं सदी सारंगधर का। हमीर रासो 18वीं सदी किसका था? जोधलाल का, जो निमराना के राजकवि थे, निमराना अलवर। ठीक है। हमीर बंधन किसका ग्रंथ था? अमृत कैलाश का। और ग्रंथ थे अनेक और ग्रंथ, देखो एक ग्रंथ था हमीरायण, हमीरायण हमीरायण ग्रंथ किसका था? तो व्यासवाण जी का, व्यास जी वाण का ग्रंथ था। कौन सा? हमीरायण। कौन सा ग्रंथ था? हमीरायण। अब बात करते श्रृंगार हार के अनुसार, श्रृंगार हार नामक ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार हमीर ने, किसने? हमीर ने भगवान शिव को शीश काट करके दिया था, शीश काट कर दिया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमीर बंधन किसने? अमृत कैलाश ने। हमीरायण किसने लिखा था? व्यास जीवाण ने। श्रृंगारहार के अनुसार हमीर ने भगवान शिव को शीश काट करके अर्पित किया था। हमीर ने भगवान शिव को शीश काट करके अर्पित किया था। बात समझ में आ गई? मिटा दें। अब देखो थोड़ा सा तो और देखो, हमीर देव चौहान ने एक यज्ञ करवाया था, उसका नाम था यज्ञ करवाया था, उसका नाम था कोटि यजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कोटि यजन यज्ञ। इस यज्ञ का देखो राम जी ने कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसका जो कवि था, वो पंडित था, कौन था? गुरु वशिष्ठ जी। उसी प्रकार कोटि यजन यज्ञ का जो पंडित थे, पंडित कौन था? विश्वरूप था। ठीक है, ध्यान रखना। इसका दरबारी था विजयादित्य। दरबारी कौन था? विजयादित्य। गुरु का नाम क्या था? राघव देव। गुरु कौन था? राघव देव। कौन था? राघव देव। ध्यान रखना। इन्होंने, इसने हमीर देव चौहान ने, पिता का नाम क्या बताया? जेत्र सिंह या जयसीमा? जेत्र सिंह या जयसीमा की याद में, जिन्होंने क्या किया? अपने जीते जी, अपने तीसरा नंबर का पुत्र था, लेकिन जीते जी क्या कर राज तिलक कर दिया। कब? 1282 में। किसका? हमीर देव चौहान का। 32 खंभों की छतरी बनवाई। कहां पर बनवाई थी छतरी? रणथंबोर में। छतरी कहां पर? रणथंबोर में। जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी कहते हैं। और इसी छतरी के पास बैठ करके हमीर क्या करता था? हमीर इसी छतरी पर बैठ करके छतरी पर न्याय करता था। हमीर छतरी पर बैठकर न्याय करते थे। क्या करते थे? न्याय करते थे। ध्यान रखना। यज्ञ करवाया था किसने? हमीर देव चौहान ने। कौन सा यज्ञ? कोटि यजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कोटि यजन यज्ञ। पंडित कौन था? विश्वरूप। दरबारी कौन था? विजयादित्य। ध्यान रखना। गुरु का नाम राघव देव, माता का नाम हीरा देवी, पिता का नाम जेत्र सिंह। इन्हें 32 खंभों की छतरी बनाई। किसने बनाई? पिता जेत्र सिंह की याद में किसने बनवाई? हमीर देव चौहान ने। क्या बनवाई? छतरी बनवाई। कितने खंभों की? 32 खंभों की, जिसे क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। कहां बनाई? रणथंबोर में। हमीर उस छतरी पर बैठ करके, हमीर वहां बैठकर हमीर वहां बैठकर क्या करते थे? न्याय करते थे। समझ आ गया? ठीक है, मिटा दे। ठीक है, अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अमीर खुसरो के बारे में। मिटा दे। अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला में। जन्म कहां हुआ? पटियाला में। ध्यान रखना, ये बलबन से लेकर
MBT, मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के कवि रहे थे, दिल्ली सल्तनत के दरबारी रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं, बचपन का नाम मोहम्मद हसन था, बचपन का नाम मोहम्मद हसन, बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अब इसके गुरु का नाम था संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम क्या था? संत हजरत निजामुद्दीन औलियो, निजामुद्दीन ओलियो, संत हजरत निजामुद्दीन ओलियो किसकी गुरु का नाम था? अन्य नाम तूतीय हिंद, ठीक है, तूतीय हिंद, हिंदुस्तानी तुर्क, इसके क्या थे? नाम थे। ध्यान रखना, खड़ी बोली के प्रथम कवि, ठीक है, तबला, सितार, सरपदा, के आविष्कारक थे कौन थे? अमीर खुसरो। ध्यान रखना, जन्म कहां हुआ? पटियाला में, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के दरबारी थे। बचपन का नाम मोहम्मद हसन था। गुरु का नाम संत हजरत निजामुद्दीन औलिया था। अन्य नाम था तृतीय हिंद, हिंदुस्तानी तुर्क कहलाता। खड़ी बोली के क्या थे? प्रथम कवि थे। तबला, सितार, सरपदा के क्या थे? आविष्कारक थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अब देखो इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? ग्रंथ की बात करते हैं। ग्रंथ ध्यान से सुनना। फलात उल फतह, फलात उल फुतू। दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं, खजवाइन उल फतह, खजवाइन उल फतह। अन्य नाम है इसका तारिक ए इलाही, तारिक ए इलाही। ठीक है, इस खजवाइन उल फतह के अनुसार, कौन से अनुसार? खजवाइन उल फतह के अनुसार इसमें सजीव, देखो सजीव वर्णन है किसका? वर्णन है एक के हमीर देव के मध्य युद्ध का, देव के मध्य युद्ध का। और इस खजवाइन उल फतह में क्या कहता है? अमीर खुसरो ने कहा, आज कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुरुप का मतलब धर्म विरोधी, कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ध्यान से सुनना, अमीर खुसरो ने कहा आज कुरुप का गढ़, कुरुप मतलब धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। और इसी में अमीर खजवाइन उल फतह में क्या कहा था? किसने? अमीर खुसरो ने कहा कि वहां सोने के 2 दानों के बराबर, सोने के 2 दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा। एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो, नसीब नहीं हुआ। और इसी पारसी ग्रंथ में, इसी पारसी भाषा कौन सी इसकी? पारसी भाषा है। पारसी ग्रंथ में
साके का वर्णन है। किसका वर्णन है? साके का वर्णन है। बात ध्यान से सुनो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाला में हुआ। ठीक है। बचपन का नाम मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। गुरु का नाम संत हजरत निजामुद्दीन ओलियो। समझ आ गया? तबला, सितार, सतपादा के आविष्कारक थे कौन है? अमीर खुसरो। समझ आ गया? इसको तोती हिंद बोलते थे, हिंदुस्तानी तुर्क बोलते थे, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनका ग्रंथ था फलात उल फतह, जिसमें किसका वर्णन है? जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के युद्ध का वर्णन है, जो मैंने पहले बता दिया। और खजवाइन उल फतह, उसका अन्य नाम है तारीख इलाही, उसमें किसका सचिव वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध हुआ, उसका सचिव वर्णन है। अमीर खुसरो ने कहा आज कुर्ब का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया, अर्थात मेरा मतलब धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। समझ आ गया? अमीर खुसरो ने कहा कि सोने, इसी ग्रंथ में सोने के 2 दानों के बदले यहाँ पर एक चावल का दाना नहीं मिला। तो क्वेश्चन आता सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना भी नहीं मिला। कौन सी ध्रुव की बात है? तो रणथंभौर ध्रुव की बात है। और पारसी भाषा में इसी में क्या हुआ? इसी पारसी भाषा के ग्रंथ में क्या हुआ? साके का क्या है? वर्णन है। कौन साके का? अमीर देव चौहान ने तो केसरिया किया और उसकी पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवर्धन ने क्या किया? जोर किया। तो केसरिया प्लस जोर मतलब क्या कहलाया? साकरिया, साका कहलाया। समझ आ गया? हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी बोलते हैं, पिता जयत्र सिंह या जय सिंह की याद में। और वहीं पर बैठ कर हमीर देव चौहान क्या करते थे? न्याय करते थे। अगर आपको दोस्तों ये चैनल पसंद आया हो, समझ में आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अभी इतिहास का सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ। फिर आपको टाइम मिलेगा तब बताऊंगा आराम से हिस्ट्री, पूरा इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट, स्टार्ट से लेकर के एंड तक, राजस्थान हिस्ट्री पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक। लेकिन अभी आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।